मैं हूं बेयर ग्रिल्स। मैं ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका हूं, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुका हूं और आर्कटिक के जमे हुए समंदर को पार कर चुका हूं। अब मैं हूं स्कॉटिश हाईलैंड्स के दूर दराज इलाके में। लाखों लोग इस पुराने इलाके को देखने आते हैं, लेकिन हर साल 60 लोगों को बचाने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको यहाँ जिंदा रहने की तकनीक सिखाऊंगा। मैन वर्सेस वाइल्ड। मैं ब्रिटेन के सबसे उत्तरी हिस्से में हूँ, यानी दूर दराज स्कॉटिश हाईलैंड्स में। ये फिशिंग, क्लाइंबिंग और हाइकिंग का इलाका है। यहाँ करीब 3900 वर्ग किलोमीटर इलाके में शानदार नदियाँ, पहाड़ियाँ, चोटियाँ, घाटियाँ और विशाल मूर्स फैले हैं। और यहाँ का ज्यादातर हिस्सा मध्य युग से अनछुआ रहा है और इसीलिए इतने लोग यहाँ आते हैं। मैं एक पहाड़ी श्रृंखला की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ हर साल 5 लाख से ज्यादा सैलानी आते हैं। ब्रिटेन के इस हिस्से में सबसे कठोर मौसम होता है और पिछले साल यहाँ 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ अटलांटिक की तरफ से सर्दियों में तूफान आ सकते हैं। वो अपने साथ ऐसी हवा लाते हैं जिसकी रफ्तार 270 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये इतना ताकतवर है जितना कोई लेवल 5 हरिकेन होता है, और ऐसा होते ही यहाँ का तापमान भी 0 से नीचे चला जाता है। मेरे पास बस एक चाकू, आग जलाने वाला पत्थर और पानी की एक बोतल है। इस सफर में कैमरा टीम मेरे साथ होगी। ऊंचाई पर मौजूद बादलों की वजह से हम पहाड़ों के ऊपर सिर्फ 2500 फुट की ऊंचाई पर उड़ पा रहे हैं और यहाँ से कूदना खतरनाक हो सकता है। मैं अक्सर 10,000 फुट या उससे ज्यादा की ऊंचाई से ही कूदता हूँ। इतनी कम ऊंचाई पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये जंप मैंने काफी कम ऊंचाई और काफी तेज रफ्तार पर किया, और यहाँ हालात बहुत ही डरावने हैं। कम से कम नीचे तो पहुंच गया। मैं एक पहाड़ी प्लाटो पर 4000 फुट की ऊंचाई पर हूँ, लेकिन अचानक इतने गहरे बादल छा गए हैं कि सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं दिशा का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। स्कॉटलैंड में अक्सर मौसम ऐसा ही होता है, ये बहुत तेजी से बदल सकता है। चारों तरफ धुंध छाई है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे किसी भी दिशा में 30 फुट से ज्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मैं जानता हूं मुझे किस तरफ जाना है। जब मैं उस प्लेन में था तो पश्चिम की तरफ से तेज हवा चल रही थी। मतलब मैं जानता हूं कि जब तक ये हवा मेरे बाएं कंधे को छूकर चलती रहेगी, उसका मतलब होगा मैं उत्तर की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं उत्तर की तरफ बढ़ना चाहता हूं क्योंकि सबसे करीबी शहर उत्तरी घाटियों में है। लेकिन दिशा के लिए सिर्फ हवा का ही इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह किसी भी पल बदल सकती है। पर फिलहाल मेरे पास यही विकल्प है। धुंध में आगे बढ़ने के दौरान एक बेहद ठंडे तूफान ने मुझे घेर लिया। अब चारों तरफ बर्फ मुझ पर थपेड़े मार रही है। जानना मुश्किल है कि हवा कहां से आ रही है, लेकिन पत्थरों पर मौजूद बर्फ से मुझे दिशा का ज्ञान हो रहा है। आप बर्फ के इन कणों को देख रहे हैं? इन्हीं की मदद से मैं अपनी दिशा का अंदाजा लगा पा रहा हूँ। इस ऊंचे पठार पर अब हवा की रफ्तार काफी तेज हो गई है। यहाँ दिशा भटकना बहुत आसान है। इन छोटे कणों को राइन आइस कहते हैं। होता यह है कि इन पत्थरों से नमी टकराने पर वो जम जाती है। इससे ये कण हवा की दिशा में बढ़ने लगते हैं। इन्हें आप किसी उल्टे झंडे जैसा कह सकते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि हवा दरअसल किस दिशा से आ रही है। तो जब तक इनका रुख उस तरफ रहेगा, वो पश्चिम है, मुझे इस तरफ जाना है, यानी उत्तर में। इस बेहद ठंडी हवा में मुझे अपने सिर को झुकाए रखना होगा। मेरा चेहरा सुन्न पड़ने लगा है। अब यहाँ हवा बहुत तेज होती जा रही है। अगर इसकी रफ्तार और बढ़ गई तो मुझे खड़े होने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मैं इस सफेद धुंध में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत होशियार रहना होगा। यहाँ तीखी ढलान है और तेज हवा और बर्फ भी, जो एक जानलेवा मेल साबित हो सकता है, और मैं सीधे एक एवलांच जोन की तरफ बढ़ रहा हूँ। इस ढलान का कोण 30 से 40 डिग्री के बीच है, और किसी एवलांच में ढलान का कोण इतना ही होता है। इतनी तेज हवा में विंड स्लैब एवलांच का खतरा काफी बढ़ जाता है, और स्कॉटलैंड में विंड स्लैब एवलांच सबसे ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा है।
और कोई एवलांच जरा सी हलचल से भी शुरू हो सकता है। इस तरह की ढलान पर आप ये परख सकते हैं कि कितनी आसानी से एवलांच आ सकता है, और इसके लिए आपको एक एवलांच पिट खोदनी होगी। इससे आप जान सकते हैं कि बर्फ कितनी स्थिर है। देखिए, अगर मैं किसी ऐसे हिस्से में पहुंच जाऊं तो मुझे सिर्फ इस नर्म बर्फ को तब तक खोदना होगा जब तक तली ना आ जाए। आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसके नीचे सख्त बर्फ आ गई है और अब हम इसकी दोनों तरफ की बर्फ खोदते हैं। ये सारी ताजा बर्फ है, इसे हटा दीजिए और फिर इस तरफ भी खोद लेते हैं। ये देखिए, और अब मैं इसे इस तरह से खींचूंगा। अगर ये ठीक से जमी हुई है तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगी, लेकिन अगर ये स्लैब कमजोर है तो ये नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा। ये बर्फ तो काफी ठोस लग रही है और मेरे नीचे उतरने के हिसाब से सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन मुझे अब भी ध्यान से चलना होगा क्योंकि ज्यादातर एवलांच की शुरुआत लोगों की वजह से ही होती है। हर साल इनके कारण औसतन 160 लोग मारे जाते हैं। हाल ही में मैं एक परिवार से मिला था जो एक बड़े एवलांच में फंस गए थे, और जब एवलांच रुक गया तो वो दिशा भटक गए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि चढ़ाई किस तरफ है और ढलान किस तरफ है, तो दिशा जानने के लिए उन्होंने थूका, जिससे उन्हें जमीन कहाँ है इसका अंदाजा हो गया और फिर बाहर निकलने का उन्होंने रास्ता बना लिया। उनकी वो सोच और समझदारी थी जिससे उनकी जान बच गई। ग्रेविटी की वजह से आपकी थूक हमेशा नीचे की तरफ जाएगी और खोदने की दिशा का पता चल जाने पर आपको तेजी से कार्यवाही करनी होगी। एवलांच में फंसने वाले किसी शख्स का दम 15 मिनट में घुट सकता है। जल्दी ही बादल मुझे घेर लेते हैं और मेरा सामना होता है एक विशाल जमे हुए इलाके से। तापमान फिलहाल 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे है और मैं इस जगह से जल्द निकलना चाहता हूं, लेकिन बर्फ से ढकी इन हैदर की झाड़ियों के कारण रफ्तार धीमी हो रही है। यह इलाका बिल्कुल खुला है और यहाँ ठंडी हवा से बचने की कोई जगह नहीं है। हवा की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई है और इसीलिए स्कॉटलैंड का मौसम इतना खतरनाक होता है। यहाँ बेहद ठंडी आर्कटिक हवाएं आती हैं और नर्म बर्फ के साथ मिलकर वो कहर ढा सकती हैं। इनका ये मेल शरीर की गर्मी खत्म कर देता है। इसीलिए अगर आप इस तरह के मौसम के लिए तैयार ना हो तो कुछ ही घंटों में ये हालात आपकी जान ले सकते हैं। यहाँ आपको सिर छुपाने की जगह नहीं मिलने वाली। आपको बस चलते रहना होगा। हाथों और पैरों को चलाते रहिए। पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश कीजिए। इस मौसम से बचिए। 2006 में 2 क्लाइंबर्स एक तूफान में फंस गए थे। उन्होंने किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मौसम बिगड़ता चला गया। वो हवाओं से बचने की जगह नहीं ढूंढ पाए और अगले दिन उनकी लाश पार्किंग लॉट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर मिली। शुक्र है नीचे उतरने के दौरान हवाओं की रफ्तार धीमी होने लगी है। मैं धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूं और यहाँ बर्फ पिघलकर एक जलधारा में पहुंच रही है। अगर मैं इस जलधारा के साथ साथ चलता रहा तो ये मुझे पहाड़ से नीचे ले जाएगी। इस तरह की गहरी बर्फ में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। यहाँ हर तरफ खतरे हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसके नीचे एक स्नो ब्रिज है। अगर कोई गलती से भी इस पर से चला तो मुसीबत में पड़ जाएगा। रात होने वाली है। अंधेरा होने से पहले मैं नीचे पहुंचकर सिर छुपाने की जगह ढूंढना चाहता हूं। सर्दियों में सूरज 5:30 बजे ही छिप जाता है, यानी अब रोशनी सिर्फ 1 घंटे और रहेगी। लेकिन ये जलधारा मुझे 40 फुट ऊंची एक चट्टान के पास ले आई है और इससे नीचे उतरना मेरे लिए मुमकिन नहीं होने वाला है। यहाँ बेहद फिसलन भरी काई है, पानी है, चट्टानें हैं और वो बर्फ भी। आगे बढ़ने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं स्कॉटिश हाईलैंड्स में हूं और इन पहाड़ों से नीचे उतरने का मेरा रास्ता 40 फुट ऊंची एक खड़ी चट्टान पर आकर खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस झरने से नीचे उतर पाऊंगा। नीचे उतरने का रास्ता फिसलन भरा है। मुझे घूमकर किसी दूसरे रास्ते से जाना होगा, उस तरफ से। रोशनी तेजी से घट रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। यहाँ रात में तापमान -26 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है।
मुझे जल्दी से सिर छुपाने की कोई जगह चाहिए। देखिए, मुझे वहां पर कुछ नजर आया था। लगता है कोई जीव ऊपर चट्टान से वहां नीचे तक आया है और मुझे बर्फ में कुछ निशान नजर आए थे जो नीचे पड़े उस हिरण तक जा रहे हैं। ये एक लाल हिरण है जो गिरने से मर गया है। स्कॉटिश हाईलैंड्स के इस हिस्से में 25,000 से भी ज्यादा हिरण घूमते हैं। ओह, इसका तो हाल बेहाल हो गया है। यहाँ हर कहीं खून है, इसके शरीर के हिस्से फैले हुए हैं और आप वहाँ ऊपर वो जगह देख सकते हैं जहाँ से ये फिसल कर नीचे गिरा होगा और ये यहाँ आकर फंस गया। ये एक छोटा नर लग रहा है। मैं इसे यहाँ से बाहर निकालता हूँ। बहुत बहुत बदबू आ रही है। लगता है ये यहाँ कई दिनों से पड़ा हुआ है। इसके मांस को तो खाया नहीं जा सकता, ये सड़ रहा है, लेकिन साथ ही दिन भी ढलता जा रहा है और अंधेरा होने से पहले मैं किसी भी हाल में घाटी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करूं। इसे मैं इससे बहुत बदबू आ रही है। मैं इसका फर निकाल लूंगा और उससे मुझे थोड़ी गर्मी मिलेगी, ठंड से बच जाऊंगा। बाहर खींचता हूं इसे। जिंदा रहने से जुड़े हालात में कुदरत की तरफ से मिले हर मौके का फायदा उठाइए। इस हिरण की खाल काफी मोटी है और इसमें मौजूद ऑयल इसे वाटरप्रूफ बनाते हैं। मुझे इसे इसकी पीठ के बल लेटाना है। आप देख सकते हैं कि इसका पेट कितना फूल गया है। इससे पता चलता है कि इसे मरे हुए काफी वक्त हो गया है। अब मैं एक काम करूंगा, इसके पेट वाली चमड़ी में एक छोटा सा चीरा लगा दूंगा। बस ध्यान रखना होगा कि ये चाकू अंदर इसकी आंत को ना काटे। मैं इसके फर को ज्यादा से ज्यादा साफ और सूखा रखना चाहता हूं। अब इसे काटने के दौरान मेरी कोशिश यही है कि इसकी खाल को मैं इसके शरीर से अलग करूं। मैं चाकू का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना चाहता हूं। मैं इस फर का इस्तेमाल कैंप बनाने के लिए करूंगा। तो देखिए, मुझे अब ये फर मिल गया है और देखिए कितना खूबसूरत है। स्थानीय लोग इस तरह का फर इस्तेमाल करते आए हैं। सदियों से लोग इसका इस्तेमाल मौसम से बचने और गर्मी पाने के लिए करते हैं। मुझे फर तो मिल गई, लेकिन इसे निकालने में इतना वक्त लगा कि अंधेरा हो चुका है। तब यहाँ लगभग पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। ऐसे में बर्फ में गुफा खोदना बहुत मुश्किल साबित होगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे वही इस्तेमाल करना होगा जो कुदरत ने मुझे दिया है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ऊंचाई पर एक छोटी सी गैप है जहाँ चट्टानों के पास से बर्फ पिघल गई है और एक छोटी सी गुफा बन गई है। ये मेरे काम आ सकती है, मुझे हवा से बचाएगी, जो फिलहाल सबसे जरूरी बात है। और मैं इस गुफा के अंदर लेट सकता हूँ। एक तरफ से बर्फ मुझे गर्मी देगी और दूसरी तरफ से ये चट्टान मुझे हवा और बारिश से बचा कर रखेगी। मेरे पास कोई हैट नहीं है, लेकिन मैं उसका इंतजाम कर सकता हूँ। मैं अपनी जैकेट का बाजू निकाल लूंगा और अपने चाकू से उस हिस्से को ऐसे काट लूंगा। तो मैंने इसकी एक बाजू काट ली है। अब मैं इस तरह से इसे खींचकर अपने सिर पर फंसाऊंगा और इससे मेरा सिर थोड़ा गर्म रहेगा। शायद ये आपको दिखने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन इससे मुझे ठंड नहीं लगेगी। फिर से जैकेट पहन लेता हूं। शरीर की 40% गर्मी हम सिर के जरिए गंवाते हैं। अगर हमारे शरीर का तापमान सिर्फ 10 डिग्री भी घट जाए तो हम बेहोश हो सकते हैं। तो अब मैं उस हिरण के फर को अपने ऊपर खींच रहा हूं और इससे बदबू आ रही है, लेकिन ये मुझे गर्म और सूखा रखेगा। ये बहुत अच्छा है। हिरण की लाश में से काफी बदबू आ रही है। अब बारिश भी होने लगी है। मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। मुझे पेशाब भी करना है। क्या मुसीबत है, लेकिन मैं बर्फ में पेशाब करके उसे बर्बाद नहीं करूंगा।
मैं पेशाब की गर्मी से खुद को गर्म रख सकता हूँ। तो मैं अब अपनी पानी की बोतल में पेशाब करूंगा। इससे कुछ घंटों तक तो मुझे गर्माहट मिल सकती है, और बर्फ में पेशाब करने से तो ये बेहतर ही है। ये मेरे लिए एक गर्म पानी की वाटर बॉटल का काम करेगी, और फिलहाल मेरे पास गर्मी पाने का ये इकलौता जरिया है। इसे जैकेट के अंदर रखता हूँ। यहाँ तापमान 0 से 23 डिग्री सेल्सियस नीचे है, और स्कॉटिश हाइलैंड्स में लगातार चल रहे बर्फीले तूफान से बचने का मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। स्कॉटिश हाइलैंड्स में सुबह हो गई है, और मुझे नीचे उतरने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इस धुंध की वजह से मुझे अब दिशा का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि ऐसे में दिशा भटक जाना कितना आसान होता है। लेकिन जब हवाएं इस तरह थम जाती हैं तो धुंध पहाड़ों की चोटियों पर जैसे जम सी जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर मैं धारा के साथ साथ नीचे उतरूं तो कुछ फासला तय करने के बाद नीचे पहुंच जाऊंगा। मुझे हिरण की खाल पीछे छोड़नी पड़ी। उसका वजन करीब 9 किलो था। उसे साथ लाता तो मेरी रफ्तार धीमी हो जाती। मुझे खुद को गर्म रखने और पहाड़ से नीचे उतरने के लिए फुर्ती चाहिए। इस धुंध में चलते हुए मैं समझ चुका हूं कि शुरुआती हाईलैंडर्स क्यों मानते थे कि पहाड़ों में बुरी आत्माएं रहती हैं, और वो इतनी ऊंचाई पर शायद ही कभी आते होंगे। 10,000 साल पहले ये पूरा इलाका बड़े बड़े ग्लेशियर से ढका होगा, जिनसे ये बड़ी बड़ी वादियां बनी हैं। अब बादल जरा से ऊंचाई पर हैं, तो अचानक ही मुझे इन बड़ी बड़ी घाटियों में से एक का पहला नजारा दिख रहा है, और ये बहुत ही शानदार है। मैं घोड़े की नाल की आकार वाली एक बड़ी सी चट्टान के किनारे खड़ा हूं, और जानता हूं कि जहां सबसे गहरी बर्फ है वो उत्तर है, क्योंकि वहां सबसे कम धूप आती है। तो अगर मैं इस बर्फीले किनारे से सीधा नीचे उतरा तो उत्तर की तरफ सबसे नजदीकी शहरों की तरफ बढ़ूंगा। तो अब मैं ऊपर की उस बर्फ को पीछे छोड़कर इन चट्टानों की तरफ बढ़ रहा हूं। दरअसल ये पत्थर के टुकड़े ऐसे हैं कि मैं इनकी मदद से नीचे फिसल सकता हूं, लेकिन ऐसा करने की तकनीक ये है कि आप अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे की तरफ रखें और संतुलन बनाए रखें, और जब भी आप फिसलने लगें तो रुकने की कोशिश ना करें, एक बहाव में बहते रहें। ये काम ठीक से किया तो आप जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे। मैं कुल मिलाकर करीब 2000 फुट नीचे उतर आया हूं, और अब एक और बड़ी घाटी में हूं। यहां लोग 4000 ईसा पूर्व से रहते आए हैं, और कहते हैं कि शुरुआती हाईलैंडर्स बहुत ही सख्त जान लोग थे, और इतने ठंडे इलाके में यह जरूरी भी था। इस खुले इलाके में आगे बढ़ने के दौरान मुझे ये जांच करनी होगी कि क्या मैं अब भी उत्तर की तरफ ही जा रहा हूं, और ऐसे वीराने में भी कुदरत कई सुराग देती है। इस घाटी से गुजरने के दौरान मुझे यहाँ के कई पत्थरों पर, खासकर इस तरफ, ज्यादा काई उगी हुई दिख रही है। मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ कुछ नहीं है, और इससे पता चलता है कि जहाँ काई है वो उत्तर दिशा है। वहाँ कम धूप आती है, ज्यादा नमी रहती है, जिससे ये काई उग जाती है, और इससे हम भरोसे से कह सकते हैं कि वो उत्तर है और ये दक्षिण। ठंड में भी डिहाइड्रेट होने का खतरा बना रहता है। मुझे रोजाना कम से कम 2.5 लीटर पानी पीना होगा, और यहाँ पर एक बहुत ही खास जगह है जहाँ आपको पीने का सुरक्षित पानी मिल सकता है। हाँ, मैं इसी को ढूंढ रहा था। मुझे हर तरफ ये लाल चीज नजर आती रही है, और इसे कहते हैं स्पैग्नम मॉस। इसे निकाल लेता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक एंटीसेप्टिक की तरह, क्योंकि इसमें आयोडीन होता है, और इससे आप पानी भी पी सकते हैं। ये मॉस खुद ब खुद धूल मिट्टी साफ कर देती है, और इसमें मौजूद आयोडीन बैक्टीरिया को मार देता है। आपको बस इसे दबाकर पानी पीना है। स्पैग्नम मॉस का इस्तेमाल ऑर्गेनिक वाटर फिल्टर्स में होता है। काई में मौजूद फाइबर्स गंदगी और हेवी मेटल्स को छान देती हैं। इस ठंडे और नम मौसम में काई धीरे धीरे सड़कर एक गहरे रंग की भारी मिट्टी बना देती है, जिसे पीट कहते हैं। ये मिट्टी सूखती है तो कोयले की तरह जलती है,
और हाईलैंडर्स सूखी पीट के टुकड़ों का इस्तेमाल ईंधन की तरह करते हैं, लेकिन जब इसमें पानी होता है तो इसके बीच से चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ करीब 52 वर्ग किलोमीटर इलाके में ऐसा नम मार्श बॉग मौजूद है और इसका कुछ हिस्सा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर एक शख्स 4 दिन तक एक बॉग में फंसा रहा और उसकी जान सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि वो एक किसान को जिंदा लेकिन बेहोश मिला था। लेकिन अगर आप इस तरह के किसी बॉग में फंस जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए बाहर कैसे निकलें। तो अब मैं यहाँ अपने कपड़े उतार कर आपको ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि इस बेहद ठंडी जगह मुझे गीले कपड़े पहनने पड़े। ऐसे कीचड़ के गड्ढों की सतह पर एल्गी की एक मोटी परत होती है और इससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आप कहाँ चल सकते हैं और कहाँ नहीं। अब अगर मैं यहाँ सीधा चलता रहा तो बहुत बड़ा बेवकूफ कहलाऊंगा, पर मैं वही करने वाला हूँ। ये देखिए। ओह गॉड, इसमें से बहुत बदबू आ रही है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ठंडी है, तो आप फौरन इससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगेंगे। पर खुद को शांत रखिए, क्योंकि आप जितने हाथ पैर मारेंगे ये उतनी आपको खींचती जाएगी। मैं आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता हूँ। ये हिस्सा काफी सख्त है, तो इसी तरफ बढ़िए और आप अपने हाथों को इस तरह आगे बढ़ाकर किनारे तक आ जाइए। और आप देख सकते हैं मेरे हाथों में ये जड़ें फंस गई हैं, इसीलिए ये जगह इतनी खतरनाक होती है। मैं आज तक जिंदगी में जितने भी दलदली गड्ढों में फंसा हूं उनमें से ये सबसे बदबूदार था। और अब इस सारी गंदगी को शरीर से हटाने के लिए मैं इस काई का इस्तेमाल कर सकता हूं। इससे गंदगी साफ हो जाएगी। मुझे यकीन है कि इसमें कुछ मरे हुए जानवरों के अंश भी होंगे। पैरों के नीचे कुछ फूले हुए पेट जैसा महसूस हो रहा था। अगर इसमें कोई भेड़ या हिरण गिर जाए तो उनकी मौत तय है। लगता है जैसे कोई गटर हो और 3 शहरों की गंदगी इस एक ही गड्ढे में समा गई है। गर्मियों में जब जमीन सूखेगी तो ये कीचड़ गाढ़ा हो जाएगा, तब इसमें और ज्यादा जड़ें होंगी और इससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होगा। मैं इस काई की मदद से इस बदबूदार चीज को अपने चेहरे और नाक से हटा रहा हूं। अब वक्त है कपड़े पहनकर फिर से सफर जारी रखने का। स्कॉटिश हाईलैंड्स में अब भी बहुत सारी मुसीबतें मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं स्कॉटिश हाईलैंड्स में हूँ और पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। अब मैं पाइन के विशाल जंगल के किनारे पहुँच गया हूँ। ये पेड़ मेरा बचाव करेंगे इस इलाके की हवा और बारिश से, और अगर मैं नदी के साथ साथ चलता रहा तो जरूर इंसानी बस्तियों तक पहुँच जाऊंगा। ये नदियाँ ब्राउन ट्राउट मछलियों से भरी पड़ी हैं, लेकिन सर्दियों में ये मछलियाँ गहरे और गर्म पानी में चली जाती हैं, तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मुझे खाने को शायद ही कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पर मशरूम है, आप देख सकते हैं इन्हें। ऐसे बंजर इलाके में जब आपको कहीं मशरूम दिखाई देते हैं तो आपका मन करता है आप उन्हें खा लें, और मुझे तो मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ आपको 80% तक मशरूम ऐसी मिलेंगी जो जहरीली होती हैं और इनमें कोई पोषक तत्व भी नहीं होते। तो अगर आप इन्हें पूरी तरह पहचान ना पाएं तो इन्हें खाने का जोखिम मत उठाइएगा। ये देखिए, ये लोमड़ी का मल है। मैंने इसे इसके काले रंग की वजह से पहचान लिया और इसका एक छोर भी नुकीला है। ये जानवर जब मल करता है तो इसी तरह ऊंची जमीन पर करता है, जिससे दूसरों को पता चले ये उसका इलाका है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बाहरी हिस्से पर खरगोश के बाल दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ कोई लोमड़ी खरगोशों को पकड़ सकती है तो मैं भी पकड़ सकता हूँ। खरगोश सर्दियों के दौरान हाइबरनेशन में नहीं जाते, तो उनके जरिए मैं अपना पेट भर सकता हूँ, पर उन्हें हाथों से पकड़ना नामुमकिन होता है। और ये सारा इलाका खरगोशों के लिए बिल्कुल सही है। ये घास का खुला मैदान है, घास लंबी है, हेदर की झाड़ियां हैं, बिलों के बीच से बहुत सी पगडंडियां हैं और उनके खाने और पीने का भी अच्छा इंतजाम है। मेरे लिए फंदा लगाने के लिए ये जगह बढ़िया है। इसके लिए मैं अपनी बोतल से बंधी ये
पैराकॉर्ड निकालता हूँ। वैसे इसके लिए आप कोई भी रस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो जूतों का फीता इस्तेमाल कीजिए। मैं इसके एक छोर पर एक गांठ बना रहा हूँ। इसमें से मैं इस रस्सी को निकालूंगा और लीजिए, बन गया एक आसान सा फंदा। इस टहनी को मैं जमीन में धंसा दूंगा और उसी पर फंदा लगा लूंगा। मैं खरगोशों के बनाए हुए रास्ते ढूंढ रहा हूं। पता नहीं आप ये देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये खरगोशों के हाईवे जैसा है जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। इनके जरिए वो बिलों में आते जाते हैं और यहाँ उनका खाना पीना चलता रहता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि फंदों को इनके बिलों के नजदीक ना लगाएं। बिल से बाहर निकलने पर वो डरे हुए होते हैं। ये ऐसी जगह पर लगाइए जो उनकी जानी पहचानी है, जहां से वो अक्सर आते जाते हैं। और मैं इस जगह पर ज्यादा हलचल नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी गंध आ जाए। तो इस टहनी को अब यहाँ लगाते वक्त इसे अच्छी तरह से जमीन में गाड़ दीजिए, ताकि अगर कोई खरगोश फंस जाए तो वो उसे उखाड़ कर भाग न जाए। अब मैं 2 छोटी टहनियां लेकर इन्हें पगडंडी के दोनों तरफ इस तरह से रखूंगा। अब मैं फंदा ले रहा हूं और मैं इस फंदे को जमीन से 5 उंगलियों की ऊंचाई पर रखूंगा, ताकि उसका सिर और कान इसमें फंस जाएं। और देखिए, ये इतना बड़ा है, मेरी मुट्ठी के आकार से जरा सा बड़ा। ठीक है, तो मैंने ऐसे 4 या 5 फंदे लगाए हैं। उम्मीद है कुछ तो मिल जाएगा। मुझे धीरज रखना होगा और इन फंदों को रात भर यहीं छोड़ना होगा। अब मैं जंगल में जा रहा हूं ताकि कैंप बनाने की कोई जगह ढूंढ सकूं। मुझे रात के लिए कैंप बनाना है, तो ये जगह बिल्कुल सही है। मुझे मौसम की मार से बचाने के लिए यहाँ पेड़ हैं। जमीन पर बहुत अच्छी गर्मी के लिए नरम और सूखी घास है। पास ही एक जलधारा भी है वहां पर। और कुदरत ने यहाँ जो भी दिया है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस गिरे हुए पेड़ की डाली मुझे एक हाफ डोम शेल्टर के लिए सहारा दे रही है। इसका आकार बढ़िया है क्योंकि इसमें कोने नहीं है। इससे हवा घूमती रहेगी जो मुझे गर्म रखेगी। और जब ये ठीक से बन जाएगा तो फिर मैं अपने साथ बहुत सारी पाइन की पत्तियां लाऊंगा और उन्हें इसके ऊपर डाल दूंगा। पाइन की घनी झाड़ियां गर्मी और पानी से बचाव दोनों देंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा डालियों को आपस में पिरोने की कोशिश करूंगा, जिससे वो खुद को संभालेंगी और इस ढांचे को ताकत मिलेगी। ऐसे नम हालात में आग जल्द से जल्द जलाने के लिए मैं कुदरत के फायर लाइटर को ढूंढ रहा हूं। बर्च की इन सूखी डालियों को मैं आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मैंने इन्हें इनके चांदी जैसे रंग की वजह से पहचाना। इनकी छाल भी सफेद रंग की होती है, लेकिन मुझे चाहिए इनकी बाहरी छाल। ये अगर ये मिल जाए तो इसे अच्छी तरह कुचलिए, क्योंकि इसके अंदर जो तेल होता है वो बहुत जल्दी चिंगारी पकड़ता है। अब मुझे 0 से भी कम तापमान में एक और रात बितानी होगी। मुझे आग की गर्मी को किसी तरह कैंप की तरफ मोड़ना होगा। मैंने यहाँ पर इन तनों को ऐसे लगाया है कि एक फायर रिफ्लेक्टर बन जाए। उम्मीद करता हूँ ये आग की गर्मी को मेरे कैंप की तरफ दोबारा लौटा सके। मैंने यहाँ लकड़ी का एक बेस बनाया है ताकि आग को नम जमीन से ऊपर रख सकूं और इसमें हवा भी घूम सके। यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी हैं और बर्च की ये छाल भी है। और अब मैं छाल के बाहरी हिस्से को खुरच रहा हूँ। ये ऐसा है जैसे सॉडस्ट होती है, लेकिन आप देखेंगे ये कितनी आसानी से जल जाता है। ठीक है, मैं फ्लिंट से आग जलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ नमी और ठंड है। आग जलाने वाला पत्थर गीला है, फिर भी ये काम कर रहा है। लीजिए, आग जल गई। इसे ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ओह, बुझ मत जाना। बहुत अच्छे। आप ये आवाज सुन रहे हैं? ये है कुदरती तेलों के जलने की आवाज। टहनियां सूखने लगती हैं तो वो भी जलने लगती हैं। इसमें से गन पाउडर जैसी आवाज आ रही है।
आप पानी की बोतल के कप का इस्तेमाल करके पीने के लिए कुछ गर्म बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पर कम से कम सिर पर एक छत है। आग भी जोरों से जल रही है। इस पर मैं पानी उबाल कर अपने लिए एक कप चाय बना सकता हूँ, जिससे मुझे जोश आएगा। और बस इतना ही करना है कि पाइन की कुछ पत्तियों को लेकर उन्हें इस मग में डालना है। इस तरह पाइन की पत्तियों में विटामिन सी होता है, जो शरीर के अंदरूनी तापमान को स्थिर रखेगा। दुनिया भर में लोग सदियों से पाइन नीडल टी पीते आए हैं। वजन के हिसाब से पाइन की पत्तियों में नींबू से 5 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है और इनका स्वाद भी काफी अच्छा होता है। बादल नहीं है और रात काफी ठंडी है, लेकिन पाइन वुड से काफी जोर की आग जल रही है। अब यहाँ बारिश नहीं हो रही है और मुझे इस कैंप में आराम मिल रहा है। मैंने कुछ बीते बरसों में जिंदा रहने के बारे में जो सीखा है, उसे अपने जहन में दोहरा रहा था। मुझे लगता है दुनिया की सारी तकनीकों को जानने से ज्यादा जरूरी है कि आप में जिंदा रहने की इच्छा शक्ति हो। आप चलते रहें, फैसले लेते रहें और हमेशा शांत रहें। अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो भी आपको मायूस नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और मुझे लगता है कि यही बात आपकी जान बचा सकती है। और कल मुझे इसी रवैये की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। वीरान स्कॉटिश हाइलैंड्स में सुबह हो रही है। मैंने पाइन के पुराने जंगलों में एक कैंप बनाया है, तो रात को मुझे काफी अच्छी नींद आई और ये अच्छी बात है। अब मैं फिर से इस आग को भड़का रहा हूँ और इसके बाद मैं जाकर देखूंगा कि मेरे फंदों में कोई फंसा है या नहीं। यहाँ 18वीं सदी में खरगोशों को खुराक के लिए लाकर छोड़ा गया था। आज स्कॉटलैंड में इनकी तादाद करीब 95 लाख है और ये खेती के लिए मुसीबत बन गए हैं। चलिए देखते हैं उन फंदों का कोई फायदा हुआ भी या नहीं। खरगोश सबसे ज्यादा सक्रिय सुबह और शाम के वक्त होते हैं और मेरे फंदे पूरी रात यहीं लगे थे। वहां कुछ हलचल है। मुझे नहीं लगता कि किसी और फंदे में कुछ और फंसा है, तो अब मैं इन फंदों को हटाने वाला हूं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि मैं फंदों को ऐसे ही खुला छोड़ दूं। काम हो जाए तो इन्हें हटा दीजिए। किसी खरगोश को पकाने के लिए उसके पेट को काटिए, खाल हटाइए और आंतों को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ये साफ हो चुका है। अब मैं इसे पका सकता हूं। मैं इसे आग पर सेंकने वाला हूं और उसके लिए मुझे ये लकड़ी चाहिए। इस लकड़ी को खरगोश से 60 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा होना चाहिए, ताकि इसके बीच वाले हिस्से में ये फिट हो जाए और दोनों तरफ 30 सेंटीमीटर लकड़ी बची रहे। पिछली टांगों का मांस सबसे बढ़िया होता है और मैं इन्हें सीधी कर रहा हूं ताकि ये जल्दी से और समान रूप से पक जाएं। आग तेज हो तो किसी बड़े खरगोश को पकने में करीब 30 मिनट लगते हैं। चलिए इसे आजमाते हैं। यहाँ आने के बाद पहली बार कुछ ढंग का खा रहा हूँ। इससे मेरी हिम्मत बढ़ गई है और इससे मुझे काफी ताकत भी मिलेगी। क्या बात है। इसका स्वाद तो खरगोश जैसा है। सच कह रहा हूँ, वाकई कमाल का है। और अक्सर जंगली जानवरों के मांस का स्वाद कुछ अलग होता है। मुझे वो पसंद है, बहुत स्वादिष्ट होता है। ये नाश्ता शानदार है। अब मुझे पानी चाहिए। मुझे नदी के साथ साथ नीचे की तरफ भी बढ़ना है। ये उत्तर की तरफ बह रही है और पहाड़ों के नजदीक वाले सबसे करीबी शहर इसी दिशा में हैं। स्कॉटलैंड, फिर से बारिश होने लगी है। लगता है सर्दियों में यहाँ हमेशा बारिश होती ही रहती है। लेकिन इस पुराने जंगल के ये पेड़ मुझे मौसम की मार से बचा रहे हैं। ये सारा इलाका कैलेडोनियन जंगल है
रोम के लोग स्कॉटलैंड को कैलेडोनिया कहा करते थे, लेकिन मध्य युग में ब्रिटेन का सारा उत्तरी हिस्सा शायद ऐसे ही जंगलों से घिरा हुआ था। पूरे स्कॉटिश हाईलैंड्स में लोग पाइन के पेड़ों को काटकर उन्हें किनारे पर मौजूद शिपयार्ड तक भेजकर रोजी कमाया करते थे। उनके कुछ पुराने घरों को अब हाइकर्स के लिए माउंटेन हट्स में बदल दिया गया है। अगर आप वहां उन पेड़ों के पार देख पा रहे हो तो वहां गली के पार एक इमारत दिख रही है और शायद वो यहां से बाहर निकलने का रास्ता हो। लेकिन मैं नदी के गलत हिस्से में हूं, इसके पार मैं कूद नहीं सकता और तैरने के लिए इसका बहाव बहुत तेज है। मैं स्कॉटिश हाईलैंड्स में हूं और करीब 2500 फुट नीचे जंगल में आ गया हूं। लगता है कि मुझे यहां से निकलने का रास्ता मिल गया है। स्कॉटलैंड के पहाड़ों में ऐसी इमारतें अक्सर मिलती हैं, उन्हें बोथीज कहते हैं। लोग हमेशा इनमें रहते तो नहीं हैं, लेकिन ये सिर छुपाने के लिए एक बहुत अच्छी जगह साबित हो सकते हैं। मैं एक ऐसे कपल को जानता हूं जो अपने कंपास को गलत पढ़कर दिशा भटक गए थे और पश्चिम के बजाय पूर्व में चले गए थे, और अगर उन्हें ऐसी इमारत ना मिली होती तो वो इस इलाके में बच नहीं पाते। ये नदी एक बहुत बड़ी बाधा है। मैं इसे तैरकर पार नहीं कर सकता और इसके किनारे इतने चौड़े हैं कि मैं कूद भी नहीं सकता। लेकिन नदी के आर पार पाइन का एक पेड़ गिरा हुआ है। किनारे तक उतरकर मैं ये देख पाऊंगा कि मैं उसकी मदद से नदी को पार कर सकता हूँ या नहीं। इन बड़े पाइन के पेड़ों की जड़ें कमजोर होती हैं और ये तेज हवाओं में आसानी से गिर जाते हैं। ये सबसे चौड़े हिस्से पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसे पार करके मैं दूसरी ओर जो घर है वहां तक पहुंच सकता हूँ। लगता है इसके जरिए मैं नदी को पार कर लूंगा। बस एक ही फिक्र है कि कहीं ये पेड़ गला हुआ ना हो। लगता है काफी वक्त से यहाँ पड़ा है। ये काफी मजबूत लग रहा है और मैं जानता हूँ कि ठंडे मौसम में लकड़ी धीमी रफ्तार पर सड़ती है। उम्मीद करता हूँ कि ये टूटेगा नहीं। लेकिन पिछले साल ब्रिटेन में 80 से ज्यादा लोग नदियों में गिरने से मारे गए थे। यहाँ मैंने अपने पैरों से पेड़ को कसकर थामा है और हाथों के बल पर खुद को ऊपर उठाकर आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। लेकिन इस दौरान आपको संतुलन बनाए रखना चाहिए और हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए। खैर जो भी हो, मैंने आगे बढ़ने की ठान ली है। इस काई, सड़ती लकड़ी और पानी की वजह से ये पेड़ काफी चिकना हो गया है और मैं नदी में बिल्कुल गिरना नहीं चाहता। बहुत ही ठंडी और तेज बहाव वाली इस नदी में पूरे कपड़ों के साथ गिरने के बाद मेरे बच पाने की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। इन टूटी हुई डालियों के ऊपर से जाने में बहुत परेशानी हो रही है और ये मुझे गलत जगहों में चुभ रहा है। इस पेड़ से उतरने पर अब लगता है कि जोखिम उठाकर मैंने ठीक ही किया। किसी भी भटके हुए इंसान के लिए ये पुरानी इमारतें वाकई जीवन रेखा साबित हो सकती हैं और कई बार हाइकर्स उनके बाद आने वाले लोगों के लिए यहाँ सामान पीछे छोड़ जाते हैं। ये जगह तो एकदम सुनसान लग रही है, पर ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ काम करवाया जा रहा है। यहाँ वैसा सामान तो नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। मुझे पहले से ही अंदाजा था। मैं स्कॉटलैंड की ऐसी बॉथीज में जा चुका हूँ। अक्सर वहाँ बस एक लकड़ी का चूल्हा होता है और कभी कभी वहाँ पर चीनी और टी बैग्स मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूँ। बिल्डर यहाँ सर्दियों में काम नहीं करते होंगे। अब मुझे आगे बढ़ना होगा। मुझे नदी तक लौटकर नीचे की तरफ उतरते रहना चाहिए। हेदर की झाड़ियों से होकर गुजरना काफी थकाने वाला काम है और कदम किस चीज पर पड़ रहे हैं ये नजर नहीं आता। 1 घंटे में तीसरी बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं परेशान हो चुका हूं। बार बार मेरा पैर ऐसे गड्ढों में फंस जाता है। लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि आप सही सोचें। बेशक ठंड और थकान आपको परेशान कर रही हो, लेकिन आप अपने सबसे प्यारी चीज के बारे में सोचते रहिए। आपका परिवार या दोस्त, इन सब के बारे में सोचते हुए चलते रहिए। और कुछ ही देर में मेरे सामने का मंजर बदलने लगा है। मेरे लिए ये अच्छी निशानी है। आप सामने देख सकते हैं कि पेड़ अचानक बदल गए हैं। इनका रंग हल्का है और ये कतारों में लगे हुए हैं।
यानी इन्हें प्लांटेशन के तौर पर लगाया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एक लॉगिंग प्लांटेशन हो। अगर लॉगिंग होगी तो यहाँ ट्रक होंगे, और ट्रक का मतलब है यहाँ सड़कें हैं। लेकिन इस इलाके में ऐसे ट्री फार्म्स सैकड़ों या हजारों एकड़ में फैले हुए हैं, और एक वक्त में बस कुछ ही इलाकों में पेड़ों की कटाई होती है। इन नॉन नेटिव पाइन ट्रीज के बीच की दूरी 1 मीटर से भी कम रखी जाती है। मैं इन पेड़ों के बीच से गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह काम आसान नहीं है। इन पेड़ की टहनियों से आपकी आंखें फूट सकती हैं। डालियां बहुत पतली हैं। यहां से गुजरना मुश्किल लग रहा है। पेड़ इतने पास पास हैं कि यहां बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, और यही वजह है कि यहां दिशा भूलकर भटक जाना बहुत आसान है। मैं इसी चीज की उम्मीद कर रहा था। देखिए, यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं, यानी अब मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बहुत ही जल्द मिल जाएगा। देखिए, यहाँ और भी है। ये लकड़ी हाल ही में काटी गई है। तनों के छोर एकदम साफ सुथरे हैं। उनसे पाइन रेजिन की गंध आ रही है, यानी सड़क नजदीक होगी। लेकिन इस घने जंगल में सड़क से 20 फुट दूर होने पर भी वो नजर नहीं आएगी। मैंने सोचा था कि शायद एक और रात यहाँ बितानी पड़े, पर तभी कुछ ऐसा दिखा जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। इस सड़क का मेरे लिए बस एक ही मतलब है, ये घर का रास्ता है, और शायद वहां पहुंचने के बाद मैं अपनी मनपसंद चीजें खाऊंगा। यह स्कॉटिश इलाका रूखा और बहुत खूबसूरत है, और इसकी खूबसूरती सदियों से वैसे की वैसी ही है। मुझे इस जगह से प्यार है, और ये ब्रिटेन के उन बचे खुचे इलाकों में से एक है जो आज भी अनछुए हैं।